या दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और हम बदलता दौर टॉक शो का एक नया एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय कम्युनिटी की सबसे बड़ी खबर और सबकी जो डिसेबल कम्युनिटी की नजर लगी हुई है डिसेबिलिटी पर, आरपीडी बिल के ऊपर। तो हम आरपीडी बिल पर क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, हमारे साथ बात करने के लिए पिंचा सर हैं। इनसे बढ़िया कौन इस बिल को एनालिसिस कर सकता है। लगातार पिंचा सर हमारे साथ बने हुए हैं और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बारे में हमें बता रहे हैं। पिंचा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दानिश, रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को और आपको, ज्योति को, सबको मेरा नमस्कार। और मैं अपने वादे के मुताबिक फिर आप सबसे मुखातिब हूं। आपको याद है कि अभी 2-1 दिन पहले आपके साथ जो भेंटवार्ता हुई थी उसमें मैंने ये वादा किया था कि मैं बहुत जल्द ही इस बिल के बारे में जो थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलेगी तो आपसे साझा करूंगा, और उसी वादे के तहत आज आपके सामने। बिल्कुल। और पिछले शो को भी काफी लोगों ने सुना। और तो पिंचा सर, शुरू करते हैं कि हमने रैली से लास्ट टाइम पे बात को खत्म किया था कि क्या रैली होती है, किस तरह के संशोधन हमारे सामने आते हैं। तो वो रैली हालांकि सेलिब्रेशन में बदली वहां पर, लेकिन एक डेमोस्ट्रेशन हुई। हमारे जो डेलीगेशन थी 3 मेंबर की, वो मिनिस्टर साहब से मिली, अपने उन्होंने कंसर्न्स भी दिए। तो क्या आप देखते हैं कि जब से हमने डिस्कस किया लास्ट टाइम पे डिसेबिलिटी वाले दिन, उसके बाद से क्या डेवलपमेंट आपने देखी है इस पे? बिल्कुल, वो बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूं कि आज की इस चर्चा को हम 2 भागों में विभक्त कर रहे हैं। चर्चा के पूर्वार्ध में, जैसा अभी आपका सवाल है, उसका जवाब दूंगा, और साथ ही मेरी सूचना के आधार पर जो भी अपडेट्स इस विषय में, आरपीडी बिल के बारे में पिछले 2-1 दिनों में दे सकता हूं वो दूंगा। और मुझे पक्का विश्वास है कि मेरी सूचना लगभग पुख्ता है और मोटे तौर पर वो जानकारी बिल्कुल पुख्ता है। और इस चर्चा के उत्तरार्ध में, यानी दूसरे भाग में, हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि 2014 में जब पहली दफा 2014 की फरवरी में ये बिल राज्यसभा में लाया गया था, उस समय के बिल में और अब जो संशोधनों के साथ जो बिल लाया जा रहा है, इस बिल में कितना अंतर है, क्या अंतर है, और वो कितना अधिक हम लोगों के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए कितना अधिक लाभकारी है। इन 2 मुद्दों पर मुख्य तौर पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जो तुम्हारा, दानिश, पहला जो प्रश्न है, पिछले 2-1 दिनों में घटनाक्रम थोड़ा तेजी से बदला है, और जो एक बड़ा ग्रुप जिसमें कहते हैं कि 25 संगठन शामिल हैं, उसकी कई सारी सिफारिशों को सरकार ने मानते हुए कुछ संशोधन पेश किए। और वो जो संशोधन आए हैं उनके ऊपर हालांकि उस ग्रुप का दावा है कि उसकी काफी सारी सिफारिशें मान ली गई हैं, लेकिन कुछ सिफारिशें ऐसी है कि अभी भी वो लास्ट मिनट एफर्ट्स कर रहे हैं, अंतिम क्षणों की कोशिशें कर रहे हैं ताकि उनमें और संशोधन लाया जा सके। लेकिन सबसे पहला अपडेट तो ये है कि आज लगभग 2 बजे के बाद जब राज्यसभा फिर से बैठी, तो उसमें काफी शोर शराबे और हंगामे के बीच में हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्री आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब ने ये जो बिल है, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज बिल, इसको मूव किया बहुत शोर शराबे के बीच में। और जो उपसभापति जो राज्यसभा के हैं, जो कि उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने काफी कोशिश की कि इस बिल पे चर्चा हो और ये पारित हो। उन्होंने यहां तक कहा कि ये बिल नॉन कंट्रोवर्शियल है, प्रतिपक्ष से, ऑपोजिशन से भी अपील की कि इसको आप पास हो जाने दें। तो मुझे याद है कि कांग्रेस के आनंद शर्मा जी ने ये कहा कि हम इस बिल के विरोध में नहीं हैं, लेकिन चूंकि अभी हाउस में, यानी राज्यसभा के अंदर अव्यवस्था है, शोर शराबा है, तो इस शोर शराबे के भीतर इतने महत्वपूर्ण विधेयक को हम पास नहीं कर सकते। तो पहले हाउस को व्यवस्थित बनाइए, उसके बाद इस पे पास
करें। एक किसी और सदस्य ने यहां तक कहा कि इसको बिना चर्चा के ही पारित कर दीजिए, तो वो नहीं हुआ और वो होना भी नहीं चाहिए मेरे व्यक्तिगत विचार में। तो एक तो ये बात इसमें ये आई सामने कि ये जो विधेयक है ये आज मूव हो गया, इस पे चर्चा नहीं हो सकी और ये बिल पारित नहीं हो सका। इस बात की अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि कल जब राज्यसभा बैठेगी तो कल के लिए फिर से ये बिल लिस्टेड है कि नहीं, क्योंकि शुक्रवार के लिए ये बिल लिस्टेड था, शुक्रवार को भी नहीं हो सकी चर्चा। फिर आज एक कदम तो आगे बढ़े कि ये बिल मूव तो कर दिया, इस बिल को मूव तो कर दिया, लेकिन ये इस बिल पे चर्चा नहीं हुई। और इधर जो ग्रुप जो ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस जो आइडा जिसको बोलते हैं, उस ग्रुप ने, जिसकी काफी सारी सिफारिशें लगता है सरकार ने मानी है और इन संशोधनों को देखते हुए, क्योंकि उन संशोधनों की दानिश एक प्रतिलिपि मुझे मिली दो एक दिन पहले तुमसे जब लास्ट इंटरव्यू हुआ उसके बाद में, लेकिन वो स्कैन्ड कॉपी है, काफी इलिजिबल, मतलब वो लेजिबल नहीं है, बहुत अस्पष्ट है, उसमें काफी चीजें पढ़ी नहीं जा सकती, फिर भी उसको हमने देखने का प्रयत्न किया है। और उसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस है उसकी काफी सारी सिफारिशों पर सरकार ने ध्यान दिया है। तो अब लेकिन कुछ अभी भी कुछ चीजें ऐसी है जिन पे ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस जो ग्रुप है उसको भी चिंता है, और उनकी चिंता मैं भी उनकी चिंता से सहमत हूं। हालांकि मैं किसी ग्रुप के साथ मेरा कोई वैसे जुड़ाव नहीं है, ना मैं किसी ग्रुप का कोई प्रवक्ता हूं, लेकिन एक नागरिक होने के नाते उन चिंताओं से मेरी सहमति है, तो उसकी चर्चा तो हम आगे करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं कि सरकार के साथ भी बातचीत अभी भी कर रहे हैं और साथ साथ में प्रतिपक्ष के जो कुछ पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी वो संपर्क साध रहे हैं। और एक मैं हमारे श्रोताओं को बताऊं बहुत एक दिलचस्प बात की, उसी का परिणाम ये हुआ कि आज सुबह राज्यसभा के 2 सदस्यों ने, 2 एमपीज ने कुछ अमेंडमेंट्स का नोटिस दिया है, और वो अमेंडमेंट्स वही हैं जो ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस वाले चाहते हैं कि वो आए, जो कि सरकार ने या तो पूरी तरह नहीं माने या आंशिक तरह से नहीं, आंशिक रूप में नहीं माने, या कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो एकदम नहीं माने। तो वो सारे अमेंडमेंट्स जो हैं उनको मूव करने का नोटिस राज्यसभा के 2 सीपीएम के, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के 2 सदस्यों ने इस तरह की एक नोटिस दी है आज सुबह। तो अगर अब ये देखना है कि क्या कल ये बिल आता है, अगर कल आता है तो कल इस पे चर्चा हो सकती है, और अगर कल नहीं आता है तो फिर जब भी कब आता है ये एक देखने की बात है, लेकिन उम्मीद है कि ये बिल जल्दी से जल्दी आएगा। एक और इन द मीन टाइम डेवलपमेंट हुआ है दानिश, कि आज शाम को 5:30 बजे जो एक और ग्रुप है जिसने 2014 में इस बिल को 14 में फरवरी में ही जो ग्रुप लाना चाहता था जी, तो उसको सभी जानते हैं, इसलिए उसके बारे में और नाम लेके कहने की जरूरत नहीं है जी। उस ग्रुप ने, क्योंकि वो ग्रुप थोड़ा सा अभी लगता है कि थोड़ा सा अलग थलग सा पड़ा है, ऐसा लग रहा है, तो उस ग्रुप ने अपने अस्तित्व को जताने के लिए, शायद ये मेरी मान्यता है, आज 5:30 बजे एक जंतर मंतर पर कुछ एक आयोजन किया है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। और उसमें उन्होंने ये मांग की है कि इस बिल पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और इसको इस बिल को आने देना चाहिए। लेकिन विधि की विडंबना ये है कि राजनीति तो उसी ग्रुप के जो नेता हैं वही कर रहे हैं, और वही इस बात को कह रहे हैं कि आप राजनीति मत करिए। खैर, इसके बारे में अब ज्यादा चर्चा करने से फायदा नहीं है, लेकिन मैं लिस्टर्स को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर बात ईडीपीडी के लीडर साहब की हो रही है, जावेद अबीदी और उनके मेंबरान के साहब की। बहुत सारे नए लिस्टनर भी रोज हम साथ जुड़ते हैं, तो लिस्टनर्स को थोड़ा पता होना चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे पिंचा सर ने पहले कह दिया, वो किसी ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, वो हमेशा रैशनल बात करते हैं जो उनके व्यू में उनको लगता है कि क्या कम्युनिटी के लिए सही है। वो कोई भी करे अच्छा काम, उनको इससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन वो साफ तौर पे बात करते हैं और करनी भी चाहिए। पिंचा सर, यहाँ एक बात, बहुत अच्छी बात तुमने की, थैंक यू सो मच। और आपने एक बात, बोलो जी, आपने ये हमें आनंद शर्मा जी की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने बहुत अच्छा कहा, जब भी माइनॉरिटीज की या डिसेबिलिटी सेक्टर की बात आती है तो लोग चाहते हैं कि इसको जल्दी से पास कर दिया जाए, एक सिंपैथी देते हैं वहां पे भी। लेकिन ये अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण बिल है, इस पे चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, तुमने बहुत सही बात कही है। जो चीज तुम
से मैं 100% सहमत हूं। उन्होंने ये कहा कि ये दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट बिल। उन्होंने अंग्रेजी में ये कहा दिस इज सच एन इंपॉर्टेंट बिल, और इसको हम इस शोर शराबे में पास नहीं करेंगे। मुझे ये अच्छी लगी बात, भले ही इसमें 2 दिन देरी हो जाए, डजंट मैटर। जी बिल्कुल। और सर अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो कंसर्न्स आए हैं, जो आइडा आप बता रहे हैं, जो कंसर्न्स हमने दिया है और जो राज्यसभा के 2 एमपी ने भी जो संज्ञान में लिए हैं, वो कौन से कंसर्न्स हैं, वो थोड़ा सा बताएं। मैं बताता हूं। देखो, कंसर्न्स इसमें कंसर्न्स की बात हम करेंगे अगर तुम कहो श्रोताओं के समझने की सुविधा के लिए, कि पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बिल जो संशोधनों के साथ, अभी जो संशोधनों के साथ आया है, मान लो कि इसमें जो ये लोग अब और जिस चीजें जो चाहते हैं आइडा के लोग, ये अगर ना भी आए, मान लो आए तो बहुत अच्छा, आनी भी चाहिए। अगर ना भी आए तो अभी जिस हालत में ये संशोधनों के साथ ये अभी का बिल है, इस बिल में और उस बिल में अंतर क्या है, फिर मैं चिंताओं की बात बताता हूं, ठीक है? तो उसमें समझने में सुविधा होगी। तो देखो, ये जो बिल है, ये अभी 2-1 दिन पहले यानी 3 तारीख को मैंने सुना कि कोई एक आध लोगों ने ये कहा कि ये तो बिल वैसा ही है जैसा 2014 का बिल है, और इसको 2-2.5 साल बेकार में डिले करके और युवा पीढ़ी का नुकसान कर दिया। युवा पीढ़ी के हितैषी कोई लोग बन रहे थे, मैंने, और वो इस तरह की बातें कह रहे थे कि इस बिल में और उस बिल में कोई अंतर नहीं है। पहले तो मैं ये बता दूं, और मैं ये साबित करने वाला हूं आज तुम्हारे इस शो में, कि इस बिल में और उस बिल में बहुत सारा अंतर है। और मैं ये भी तुमको बता दूं कि वो जो संघर्ष 2014 में फरवरी में इस बिल को, उस समय के जो बिल को रोकने के किया गया, उस संघर्ष में जिन लोगों ने भाग लिया, उस संघर्ष का फायदा विकलांग व्यक्तियों को हुआ है, उसमें उनको काफी हद तक सफलता मिली है। और मैं नहीं समझता कि ये 2-2.5 साल गंवाए गए हैं। आई थिंक इट वॉज वर्थ द वेट, क्योंकि जो संशोधन अब आए हैं और काफी तो पहले तो ये देख लो कि इसमें 197 संशोधन आए हैं। हालांकि उसमें से काफी सारे संशोधन ऐसे हैं जो बड़े तकनीकी किस्म के हैं, तो उसकी हमको अभी उतनी चर्चा करने की जरूरत नहीं। लेकिन इस बिल में तुम देखो, मैं एक एक करके बताऊंगा। रोजगार को ले लो, शिक्षा को ले लो, एक्सेसिबिलिटी यानी सुगम्यता को ले लो, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन को ले लो, डिसेबिलिटी का प्रमाणीकरण यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन को ले लो। कितने सारे ऐसे मसले हैं जिसमें बहुत अच्छी उपलब्धियां और अच्छी चीजें आई हैं, जो 2014 फरवरी के बिल में नहीं थी, जो हुआ था। अब मैं एक एक करके तुमको बताता हूं क्या है। पहले हम इसको लेते हैं रोजगार को, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट में तुमको पता होगा कि जो हमारा 2014 का बिल था, जो 2014 में को जिस रूप में ये बिल आया था, उस बिल में एम्प्लॉयमेंट के बारे में जहां जॉब रिजर्वेशन की बात कही, वहां प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात नहीं कही थी। तुम्हें याद है ना? जी। ये जो बिल अब आ रहा है संशोधन के साथ, इसमें ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि मैं मानता हूं कि इस बिल में प्रमोशन के बारे में बात कही गई है। हालांकि इसमें जिस तरह से प्रमोशन के बारे में जो बात कही गई, जिस भाषा में बात कही गई है, मैं भी चाहता हूं कि उस भाषा में और थोड़ा संशोधन होके और थोड़ा इसको ठीक बनाए। लेकिन कल को मान लो ये ना भी बनी, तो भी ये 2014 के बिल से बहुत बड़ा एक कदम आगे की तरफ उठाया गया कदम मैं इसको मानता हूं। अब 14 के बिल में तो था नहीं, इस बिल में ये है कि सरकार जो है प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देगी, लेकिन उसके तौर तरीके क्या होंगे इसकी अधिसूचना सरकार देगी। सरकार इसको नोटिफाई करेगी कि कैसे प्रमोशन देना है, कहां देना है इत्यादि। अब जो चिंता इसी के साथ जो जुड़ी हुई चिंता है, और जिसको लेके ये अमेंडमेंट भी ये जो प्रतिपक्ष के जो ऑपोजिशन वाले मूव करेंगे, उसमें कुछ ऐसा है कि सरकार को ये जो बिल है, जो ही ये कानून बनने के साथ साथ सभी वर्गों में प्रमोशन के लिए की व्यवस्था को नोटिफाई करना चाहिए।
ये संशोधन इसमें और आना चाहिए। नहीं तो सरकार इसको टालेगी या कह देगी हम तो खाली पहले जैसे सी डी में देते थे, सी और डी कैटेगरी में ही देंगे और में नहीं देंगे, है ना जी। तो ये चिंता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन के बाद इसको कैसे नहीं कह सकते कि ये अपने आप में एक सिंगल मोस्ट बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हिस्टोरिक अचीवमेंट है। दूसरी बात आ जाओ नौकरी में। नौकरी में कई सारी चीजें गिना, हाँ एक इसमें चिंता और है। वो चिंता ये है कि इसमें लेकिन जो 14 सन का, जो फरवरी 14 का बिल था उसमें रिजर्वेशन 5% था, इसमें 4% नौकरियों में रिजर्वेशन है। इसके बारे में देखो दो बातें मुझे कहनी। पहली बात तो मुझे ये कहनी है कि इसमें देखना ये बिल अगर उस समय भी पास हो, 2014 फरवरी वाला भी बिल पास होता तो इसमें ज्यादा संभावना थी कि वो 5% को अल्टीमेटली नहीं माना जाता, वो संसदीय समिति करके उसको 4% ही करते। लेकिन इसको छोड़ दो क्योंकि लोग कह सकते हैं ये तो हाइपोथेटिकल बात हो गई, ये हो गया। तो हम कहते हैं कि प्रमोशन में जो रिजर्वेशन मिला है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि पहले कभी ना तो 1995 के पीडब्ल्यूडी एक्ट में थी, ना 2014 फरवरी में जो बिल पेश किया गया था राज्यसभा में जो पास नहीं हुआ, ना उसमें थी, ये इसमें है। दूसरे देखो जो एम्प्लॉयमेंट में के देखो, अच्छा ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में देखो, ट्रांसफर और पोस्टिंग जो विकलांग व्यक्तियों का जो सरकारी, जो विकलांग व्यक्ति हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके तबादले में और उनकी कहां पोस्टिंग हो उसके बारे में सरकारी सर्कुलर तो जरूर थे, लेकिन जो पेरेंट एक्ट है, जो मेन जो कानून है, उसमें कहीं उल्लेख नहीं था। इस कानून में ये उल्लेख आया है कि सरकार जो है विकलांग व्यक्तियों के लिए ट्रांसफर और ये पोस्टिंग की एक नीति तैयार करेगी। ये कानूनन उनके लिए एक बाध्यता है, पहले नहीं थी। ना तो मौजूदा कानून में जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 95 का, ना तो उसमें है, ना ये फरवरी 2014 का था जो बिल था, ना उसमें थी। अब तीसरी बात देखो, एक तुमको पता होगा कि जो मौजूदा कानून है उसमें भी नौकरियों वाला जो 33 नंबर जो धारा है जिसमें रिजर्वेशन की बात कही गई 3% की, अभी मौजूदा कानून, उसमें भी, और जो 2014 फरवरी का जो बिल था जिसमें भी रिजर्वेशन 5% की बात कही गई थी, उसमें भी दोनों में एक चीज थी, और वो दोनों में एक चीज ये थी कि उन दोनों में ये चीज थी कि भाई ये जो तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, उसमें ये था कि ये जो कुछ पद जो हैं उनको रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। ऐसा था, अगर ऐसा लगे कि वो पद कुछ ऐसे हैं जिसको एक विकलांग व्यक्ति जिससे जुड़े कर्तव्यों को नहीं निभा सकता, तो वो उनको रिजर्वेशन के दायरे से बाहर निकाल सकते हैं। वो 2014 वाले जो बिल था उसमें भी थी, और ये जो अभी जो मौजूदा 95 का कानून है जो अभी लागू है उसमें भी, ठीक है ना। लेकिन अब जो कानून आया है इसमें भी बात तो है ये, लेकिन इसमें साथ साथ ये है कि ये तभी कर सकते हैं जब सीसीपीडी से कंसल्ट करना पड़ेगा, चीफ कमिश्नर से। और चीफ कमिश्नर भी अगर इसमें कहता कि ठीक है इसको एग्जाम्पल, एक तो इसकी समिति भी बनेगी मेरे ख्याल में, खैर समिति का उल्लेख इसमें शायद नहीं है, लेकिन वो सरकारी ऑपरेशनलाइज जब करेंगे तो बनाएंगे साथ में। लेकिन इसमें एक चीज है कि हाँ, समिति का उल्लेख शायद है इसमें, हाँ, और साथ में एक है कि इसमें सीसीपीडी से कंसल्ट करना पड़ेगा, तो एक और संस्था को जोड़ दिया ना इसमें साथ में, आप समझ रहे हो। हाँ, तो ये एक, अच्छा, एक फिर जो और इसमें एग्जेम्पशन के लिए सीसीपीडी को जोड़ना पड़ेगा, और दूसरे लोग भी जुड़े होंगे, एक समिति होगी इसमें, ठीक है। तो वो समिति होगी, पहले तो वो समिति कहेगी, फिर चीफ कमिश्नर से कंसल्ट करेंगे, चीफ कमिश्नर का ओपिनियन लेंगे, फिर जाके वो निर्णय लेंगे कि भाई इस पद को रिजर्वेशन के दायरे के बाहर रखें कि ना रखें, ठीक है। फिर नौकरियों से संबंधित एक और बात बताऊं, देखो जो अपॉइंटमेंट के लिए जो एज रिलैक्सेशन है, ठीक है ना, तो उसमें है, तो इसमें क्या है ना, इसमें एक चीज देखो, इसमें है कि कानून में मेंशन है कि आपको रिलैक्सेशन जो है ना उम्र में, अपॉइंटमेंट की उम्र में रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें क्या है ना कि
अब इसमें एक चिंता क्या है इसमें इससे जुड़ी हुई कि इसमें, और उसको वो अमेंडमेंट में के जरिए शायद मांग रहे हैं कि आपको ये लिखना होगा कि जो जैसे अभी CND में 10 साल की छूट है, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट, तो कहीं ऐसा ना कर दे कि वो 10 साल को 5 साल कर दे, ठीक है, क्योंकि तो इसलिए इसलिए इसमें ये व्यवस्था की गई कि ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि ठीक है आपने ये तो लिख दिया कि रिलैक्सेशन जो है अपॉइंटमेंट में रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन सरकार देगी, ये तो मुख्य कानून मेन कानून में लिख दिया, लेकिन साथ में ये भी लिखिए कि जो अब जो बेनिफिट मिल रहा है उससे कम नहीं करेंगे, जैसे क्योंकि CND को 10 साल का मिल रहा है, कल को इसको घटा के 5 साल का कर दे, है ना। फिर देखो एक और बात बताता हूं, हाँ, अब जो मैंने ये तुमको बताया था कि एक चीज है जो 5% से 4% कर दिया जो रिजर्वेशन का कोटा को, ये अनएक्सेप्टेबल है और इसको आइडा ने अभी फिर से वो उठाया है और इसको भी वो कोशिश करें कि ये 5% हो। हालांकि इसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लगता कि इसमें उनको सफलता मिलने की बहुत उम्मीद है, ठीक है। और दूसरे देखो, हाँ अब देखो एक जो कमिटी बनती है, तुमको याद है कि जो पोस्ट को आइडेंटिफाई करती है, कि पदों की पहचान करती है कि कौन से पद विकलांगों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, उसकी एक पहचान कर। तो अब तक क्या होता था कि समिति तो बनती थी, अब तक भी ये था कि उसमें विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व तो होता था, विकलांग व्यक्तियों के संगठनों का, लेकिन अभी जो कानून है 95 सन वाला जो अभी चल रहा है और जो फरवरी 2014 का जो बिल था, उन दोनों में एक व्यवस्था नहीं थी जो इसमें है। और इसमें कौन सी व्यवस्था है मैं बताता हूं। इस कानून में बोल करके ये व्यवस्था है मुख्य कानून में कि आपको जो समिति बनेगी उसमें और लोगों के अलावा विकलांग व्यक्तियों के जो संगठन है, उन संगठनों के प्रतिनिधियों को आपको इसमें लेना पड़ेगा, है, ठीक है। अब देखो एक चीज, हाँ बहुत बड़ी बात है। अब देखो तुमको स्किल डेवलपमेंट, जो कौशल विकास का जो है, पहले क्या था कि कौशल विकास के कार्यक्रमों में जो 2014 फरवरी का भी जो बिल था, जहां तक मुझे याद है, उसमें था कि जो स्पेशल प्रोग्राम हैं विकलांगों के लिए बने, उनमें वो विकलांग रहेंगे, ठीक है। लेकिन अब ट्विन ट्रैक अप्रोच अडॉप्ट किया। अब कहा कि स्पेशल प्रोग्राम में तो रहेंगे ही रहेंगे विकलांग, लेकिन जो मेन स्ट्रीम प्रोग्राम जो चलेंगे, जो जनरल प्रोग्राम, उनमें भी विकलांग व्यक्तियों को शामिल करना है, मतलब तो है। अच्छा फिर ये तो एक, ठीक है ना। अब एक तुमको मैं एक और बात बताता हूं, जो विकलांगता की जो सर्टिफिकेट है, प्रमाणीकरण जो है, सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी, उसके बारे में देखो, इसमें एक तो दो बड़ी अच्छी चीजें हैं। एक तो चीज इस बिल में अभी जो लाया जा रहा है, इसमें एक तो है कि आपको 90 दिन के अंदर अंदर वो देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरे कि आपने अगर जैसे अभी आप पंजाब में हो ना, या कोई पंजाब में हो चाहे आसाम में हो, जहां से की सरकार से ही मैंने सर्टिफिकेट ली है, वो सर्टिफिकेट मेरी थ्रू आउट इंडिया वैलिड रहेगी, यूनिवर्सल वैलिडिटी उसकी रहेगी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त बड़ी बात है। और एक तो यूनिवर्सल वैलिड, क्योंकि कल को मान लो तुम दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में किसी जॉब के लिए अप्लाई करो, कल को तुम बंबई चले जाओ, वहां के कहेंगे साहब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लाओ, बंबई में हो, अब वो रोज तुम कहां से है। और दूसरी बात दानिश ये भी है कि आपको 90 दिन के अंदर वो सर्टिफिकेट देनी पड़ेगी। तो अब मैंने देखो सर्टिफिकेशन का बताया, एम्प्लॉयमेंट का बताया, अब तुमको शिक्षा का बताता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में जो 2014 का बिल था, उसमें स्पेशल स्कूल का उल्लेख बड़ा अटपटे ढंग से था। वो ऐसे था कि अगर वैसे तो जो विकलांग व्यक्ति है वो आम स्कूलों में पढ़ेगा, लेकिन अगर आवश्यक हुआ तो स्पेशल स्कूल में पढ़ सकता है। हम मानते हैं कि स्पेशल स्कूल्स और जनरल स्कूल्स दोनों में विकलांग व्यक्तियों को पढ़ने की छूट होनी चाहिए और उनकी चॉइस होनी चाहिए, क्योंकि चॉइस होनी चाहिए। हाँ, और चुनाव की स्वतंत्रता UN कन्वेंशन का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है भाई। और लोगों के लिए देखो ना, जैसे कुछ स्कूल है जो तुम्हारे लड़के और लड़कियां जिसमें एक साथ पढ़ते हैं, को एडुकेशन है, कुछ है जो केवल लड़कों के लिए, कुछ है जो केवल लड़कियों के लिए। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम किस में जाते हो। तो इसी तरह कुछ है, मान लो ब्लाइंड स्कूल्स हैं, कुछ है आम। अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम जो जनरल स्कूल में जाओगे कि ब्लाइंड स्कूल में जाओ, दैट इज योर चॉइस ना। तो अब इसमें ये लिखा है, ये जो इसमें जो एजुकेशन में है ना, अब जो
इसमें स्पेशल स्कूल के बारे में बहुत थोड़ा पहले 2014 के फरवरी के बिल के अपेक्षा बहुत अच्छा मेंशन है, और एक ऐसा मेंशन है जो एक ऐसे ग्रुप के ऊपर एक तरह की वो है, वो लोग तो चाहते थे सारी स्पेशल स्कूल बंद ही करा दे, ठीक है। बिल्कुल। वो उनका जो चीज थी वो इसमें नहीं हो। और इस पर पहले भी आप लोगों तुमको ने आपत्ति उठाई थी, आपने भी आपत्ति उठाई थी, बिल्कुल कौल सर ने भी आपत्ति उठाई थी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जबरदस्त आपत्ति हमने उठाई थी और आगे भी उठाएंगे अगर ऐसा होगा तो। लेकिन अब ये बहुत अच्छा, बहुत बड़ी सफलता ये हमको मिली। फिर अब चलो एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, सुगम्यता की, ठीक है। अब देखो कि तुम 2000 फरवरी के बिल को उठा के देखो, उसमें एक तो अभी जो उसमें एक तो टाइम फ्रेम नहीं था। इसमें है कि 2 साल के अंदर अंदर आपको सारी चीजों को एक बता दिया स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में कितने दिन में करना है। जब से ये कानून लागू हो जाएगा तब उसके बाद से 2 साल के अंदर। दूसरी बात इसमें एक ये की है कि जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ऐसा करना पड़ेगा, एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। तीसरी बात है कि जनरल जो एक्सेसिबिलिटी के ऊपर है उसमें भी मतलब प्राइवेट वो शामिल है, मतलब प्राइवेट और पब्लिक। तो मेरे हिसाब से एक्सेसिव सुगम्यता की दिशा में, और जिसका बहुत बड़ा फायदा विशेष करके लोकोमोटर डिसेबिलिटी के हमारे जो भाई बहन हैं उनको होगा, ठीक है। और ये और हमारे दृष्टिबाधितों को भी होगा, जब जहां वेबसाइट का सवाल है, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी खैर दृष्टिबाधितों को भी चाहिए, लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत मेरे ख्याल से जो जहां तक फिजिकल एनवायरनमेंट का सवाल है, बिल्ट एनवायरनमेंट एंड रोड्स वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, वहां जो हमारे लोकोमोटिव डिसेबिलिटी के भाई बहन हैं उनको, जो व्हील चेयर यूजर्स भाई बहन हैं उनको बहुत फायदा होगा और होना चाहिए। फिर देखो, और अब कम्युनिकेशन, संप्रेषण की बात करते हैं। कम्युनिकेशन माने कोई चीज, कोई बातचीत या कोई अपने भाव एक दूसरे के साथ भाव विनिमय, विचार विनिमय, ये जो एक ग्रुप है जो वैसे तो कहता रहता है कि हम मूक बधिर जो स्पीच एंड हियरिंग इंपेयर्ड है या जो डेफ एंड डम है उनके बहुत बहुत दिखाते हैं बड़े मसीहा हैं, हितैषी हैं। लेकिन अभी देखो इसमें उनमें जो फरवरी के बिल था उसमें कम्युनिकेशन के डेफिनेशन में साइन लैंग्वेज इंक्लूड नहीं था। अब जो है इसमें साइन लैंग्वेज को कम्युनिकेशन की जो परिभाषा दी है उसमें इंक्लूड किया, शामिल किया है। और शामिल ही नहीं किया है, आगे चल करके जहां कल्चरल और रिक्रिएशनल एक्टिविटी की बात की है वहां यहां तक कहा है कि टीवी कैप्शन वगैरह जहां होंगे वहां भी साइन लैंग्वेज से भी समझाए जाने की कोशिश होगी। तो ये मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी सफलता है। अच्छा, अब ये सर बहुत अच्छी बात है, आप सभी डिसेबिलिटी के बारे में बता रहे हो जहां जहां पॉइंट है। बिल्कुल, तो लिसनर्स को इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। बिल्कुल, इसमें कोई डिसेबिलिटी की, अब जैसे रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वगैरह भी शामिल है, लेकिन उसको मैंने इसलिए नहीं कहा कि वो फरवरी 2014 के बिल में भी थी, क्योंकि अभी मैं ये कह रहा हूं कि ये 2014 के बिल से अब वाला जो बिल संशोधनों के साथ जो आया है वो हाउ इट इज डिफरेंट। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, तो जो बातें उसमें भी थी इसमें भी थी, उसको मैं बहुत रिपीट नहीं कर रहा हूं। जो बातें उसमें नहीं थी और इसमें है और जो अच्छी है उनको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये तो कुछ हुई अच्छी। अब मैं तुमको थोड़ी चिंता की बात बता रहा हूं और एक ऐसी बात बता रहा हूं जिसमें ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस से भी मैं उनका एक मत है, वो मेरा मत थोड़ा सा उसमें भिन्न है उनसे, लेकिन उनकी मांग क्या है वो बता रहा हूं। अब जैसे अब जो चीफ कमिश्नर, जो मुख्य आयुक्त हैं, उनकी जो मुख्य आयुक्त की जो संस्था है उसको वो अधिक सशक्त बनाने के, मजबूत बनाने की कोशिश में उन्होंने इस जो अभी जो संशोधनों के साथ अभी का जो बिल आया है उसमें कुछ प्रावधान किए हैं। अब इस बात को ध्यान से समझना तो बहुत जरूरी है तुम लोगों के लिए समझना। जो 2014 का बिल था फरवरी का, उसमें आयोग बनाने की बात थी विकलांगों के लिए, राष्ट्रीय आयोग और राज्यिक आयोग। हर राज्य में एक आयोग विकलांग व्यक्तियों के लिए और सेंट्रल लेवल पे एक नेशनल आयोग, ठीक है जी। अब ये कर ये रहे हैं कि आयोग नहीं बना रहे हैं, जो मुख्य आयुक्त की जो ऑफिस है उसका जो इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूत करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑल इंडिया डिसेबिलिटी अलायंस है उनका तो मानना यह है कि ये आयोग ही रहे जो पहले था, इसमें आयुक्त या मुख्य आयुक्त का वो नहीं होना चाहिए,
ठीक है। मेरा अपना ये मानना है, और मैंने ये सुझाव सरकार के ने मेरे से मांगा था तो मैंने दिया भी था, कि इसमें क्या है कि मैं कह रहा हूं कि मुख्य आयुक्त की जो संस्था है इसको मजबूत करो, लेकिन इसको मजबूत करने के जो तरीके इन्होंने यहां दिए हैं वो ठीक नहीं है। वो उसके साथ मेरा मतभेद है। मैंने उनको ये कहा था कि इसको मजबूत, मैं बता रहा हूं पूरा तुमको अच्छे से समझाऊंगा। मैं ये बता रहा हूं कि इसको आप मजबूत करो, और कैसे मजबूत करो ये मैंने क्या बताया था वो बताऊंगा, और इसमें क्या है वो बताऊंगा, ठीक है जी। तो मैंने तो ये कहा था कि इसको मजबूत ऐसे करो कि मुख्य आयुक्त को आप अधिक पावर्स दो, जैसे कि वो आपके अगर उनको जरूरत पड़े तो वो किसी विकलांग व्यक्तियों को अगर लार्जर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए वो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनके बिहाफ में केस फाइल कर सके, एक। फिर उनको ये भी दो कि सुलह करने के अधिकार भी उनको दो, ठीक है। फिर उनको इस तरह से कंसिलिएशन के पावर्स दो, लीगल प्रोसीडिंग्स देने के पावर दो, और ये भी बोल करके लिखो कि मुख्य आयुक्त जो आदेश देंगे वो बाइंडिंग होगा, ये भी लिखो, ठीक है। तो इन सब में से तो एक भी काम नहीं किया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने मजबूत करनी चाहिए, ये तो मेरा शब्द ले लिया इन्होंने, लेकिन मजबूत कैसे करने चाहिए जो तौर तरीके मैंने सुझाए थे उनमें से एक भी नहीं लिया। अच्छा, मैंने साथ में ये भी कहा था कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अधिक दो, स्टाफ अधिक दो, हर राज्यों में भी उनकी मतलब वो हो कार्यालय हो ताकि वो अच्छे से मॉनिटरिंग कर सके, क्योंकि हजारों एनजीओ को ग्रांट जाती है। एक सीसीपीडी इतने थोड़े स्टाफ के साथ कैसे वो उनके डिसबर्समेंट और उनकी यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करेगा? इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल, ठीक है, उसको जस्टिस करना उसके प्रति। तो मैंने ये सारे सुझाव दिए थे, लेकिन इन्होंने कैसे इसको मजबूत करने की सोची है इसको देखो, और इसमें इसके पीछे की राजनीति को समझो। इन्होंने कहा कि हम ऐसे मजबूत करेंगे, एक मुख्य आयुक्त रहेगा, साथ में उनकी मदद करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ये 2 आयुक्त रहेंगे, ठीक है। वो 2 आयुक्त किस लिए रहेंगे? मुख्य आयुक्त की मदद करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा मुख्य आयुक्त को सलाह देने के लिए एक 11 सदस्यों की सलाहकार समिति रहेगी, जिसका गठन सरकार से विचार विमर्श करके किया जाएगा। सरकार बताएगी कि आपको किस किस लोगों को लेना है, किन किन को लेना है। इसमें अलग अलग विकलांगताओं वाले 11 सदस्यों की एक समिति होगी, ठीक है ना। अब उनके पावर्स तो बढ़ाए नहीं, टॉप को हैवी कर दिया। टॉप को मतलब ऊपर को हैवी कर दिया, माने चीफ कमिश्नर के साथ 2 कमिश्नर जो और बढ़ा दिया, भारी भरकम कर दिया बिना मतलब, ठीक है। और स्टेट के कमिश्नर के लिए कुछ किया नहीं, स्टेट कमिश्नर वैसा ही स्टेट कमिश्नर ही रहेगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा मैं बता रहा हूं। अच्छा, उसमें ये लिखा है कि जो 3 लोग होंगे, मुख्य आयुक्त और 2 आयुक्त, ठीक है ना जी। जो केंद्र में क्या रहेगा, एक मुख्य आयुक्त रहेगा और 2 आयुक्त रहेंगे। तो 2 आयुक्त में उन्होंने लिखा है कि एक विकलांग होगा, है। तो अब कई लोग इसकी जो सिलेक्शन करेंगे मुख्य आयुक्त का और आयुक्तों का, वो इसको ऐसे समझेंगे कि अच्छा विकलांग तो एक ही आएगा इसमें, ठीक है ना। तो हालांकि ये सरकार को कहेंगे ना हम, तो सरकार कहेंगे कि नहीं, हमने तो कहीं नहीं कहा कि मुख्य आयुक्त विकलांग व्यक्ति नहीं बन सकता, हमने तो कहा कि जो 2 आयुक्त होंगे उसमें एक विकलांग होना चाहिए। कहा तो आपने यही है, लेकिन लोग उसको ऐसे समझेंगे कि ठीक है, एक विकलांग, वो 3 में से एक विकलांग को दे दिया तो ठीक है। तो अगर ऐसा ही करना था और आयुक्त को ऐसा, तो इनको ये करना चाहिए था ना कि मुख्य आयुक्त डिसेबल्ड होगा, बिल्कुल विकलांग होगा, और बाकी जो 2 आयुक्त हैं उनमें से एक अब जैसे पहले जो फरवरी 2014 का जो बिल था, उस बिल में यह था आयोग होगा जिसमें 3 लोग होंगे, एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स होंगे, और 3 लोगों में एक मेंबर जो है, चेयरमैन नहीं, एक मेंबर जो है वो विकलांग होगा। तो उस समय मांग ये उठी कि एक मेंबर क्यों, आप चेयरमैन को विकलांग करो और एक मेंबर को विकलांग करो, 2 मतलब मेजोरिटी विकलांग की रहनी चाहिए। और वो मांग किस लिए की थी? क्योंकि महिला आयोग की चेयरमैन महिला होती है, SC/ST आयोग का चेयरमैन SC/ST वाला होता है, माइनॉरिटी आयोग का चेयरमैन माइनॉरिटी वाला होता है। तो विकलांग का कमीशन का चेयरमैन विकलांग होना चाहिए। लेकिन इन्होंने इसलिए क्या किया कि ये कहते ठीक है, वो तो कमीशन में होना चाहिए ना, अब तो हमने तो कमीशन बनाया नहीं, हम तो कमिश्नर बना रहे हैं, है ना। कमीशन और कमिश्नर ER लगा दिया,
ठीक है, हम तो चीफ कमिश्नर को ही रख रहे हैं, तो इसलिए वो जो आप बता रहे हो चेयरमैन विकलांग, वो तो कमीशन में होना है ना, हमने तो कमीशन बनाया नहीं। अच्छा, फिर इसका एक क्या होगा कि एक विकलांग को कमिश्नर को दे देंगे 3 में से, बाकी 2 राजनीतिक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर देंगे, उनको कुछ आए भले ही ना आए, ठीक है, विकलांगता का कितना पता हो भले ही ना हो, ठीक है ना, ऐसा हमने देखा है। अभी देखते हैं स्टेट लेवल पे भी देखते हैं, जहां कर्नाटका में तो एक ऐसे व्यक्ति को आयुक्त बना दिया था जो शायद मैट्रिक पास भी नहीं थे, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ऑब्लाइज करने के लिए दे देते, लेकिन ये बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है कि ऐसा हो सकता है। अब मेरी एक चिंता और है इसके बारे में। अच्छा, यहां थोड़े से आईडीए से आईडा से थोड़ा सा मेरा भिन्न मत ये है कि मैं सोचता हूं कि ये मुख्य आयुक्त और आयुक्त रहने चाहिए, लेकिन मुख्य आयुक्त और आयुक्तों की जो इनके जो पद है, इनको सशक्त करना चाहिए। इनको सशक्त माने इनके ऑर्डर्स बाइंडिंग होने चाहिए, इनको केसेस इन्वेस्टिगेट करने के पावर्स होने चाहिए, इनको केसेस इनिशिएट करने के, कोर्ट केसेस इनिशिएट करने के पावर्स होने चाहिए, इनको कंसिलिएशन के करने के पावर, सुलह करने के अधिकार होने चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। उनमें से तो एक भी नहीं किया, ठीक है, तो ये हुआ इसका, ये हुआ इसकी जो बातें, जो तुम्हारे इसकी जो इस संबंध में जो मेरी जो चिंताएं हैं कि भाई ये जो आयुक्त का और मुख्य आयुक्त का जो करके, लेकिन जो आइडा ने जो अमेंडमेंट मांगा है, वो कह रहे हैं कि ऐसे 3 लोगों को दे रहे हैं, वैसे 3 लोगों, इसके तो अच्छा आयोग ही कर देते। ठीक है, उनका भी एक तर्क है, ऐसा नहीं है कि उनका तर्क नहीं है कि भाई आपने 3 रख दिए आयोग, लेकिन उनको ये मांग करनी चाहिए थी ना कि मुख्य आयुक्त डिसेबल्ड हो कम से कम। फिर अगर आप आयुक्त ही रखते हैं, है ना, तो क्योंकि नहीं तो फिर विकलांग व्यक्तियों की जो आवाज है, ये पहले भी तो मांग उठाई थी कि मुख्य आयुक्त होना चाहिए, 2014 में भी काफी मांग उठी थी। नहीं, 2014 में ये मांग चेयरपर्सन को लेके थी ना, चेयरपर्सन को लेके, हाँ, चेयरपर्सन को लेके। अच्छा, एक चिंता मुझे यहाँ और है, वो सुझाव भी मैंने सरकार को दिया था और मुझे पता था कि सुझाव को मानेंगे नहीं, लेकिन माने ना माने मेरा काम तो सुझाव देना है। तो मैंने एक और सुझाव दिया था, देखो तुमको मैं बताऊं, मैंने ये कहा था कि ये जो कमीशन, उस समय कमीशन की बात थी ना, और अब कमिश्नर की होगी, हाँ, तो मेरा ये था कि ये चाहे कमीशन हो चाहे कमिश्नर हो, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, इसका प्रशासनिक नियंत्रण और इसका जो इसके लिए जो वित्तीय संसाधन आते हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से नहीं आना चाहिए, वो होम मिनिस्ट्री से या फिर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से सीधे आना चाहिए, या तो वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में होना चाहिए, या तो फिर गृह मंत्रालय के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण में होना चाहिए। अब पूछो क्यों? उसका कारण ये है कि देखो, क्योंकि काफी सारी शिकायतें विकलांग व्यक्तियों की सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के खिलाफ भी होती हैं, ठीक है ना, तो अगर मुख्य आयुक्त और आयुक्त अगर उसी डिपार्टमेंट, उसी मिनिस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में रहेंगे, तो उनको वैसे उस मिनिस्ट्री के खिलाफ आई हुई शिकायतों में उनके खिलाफ निर्णय देने में, अगर वो जो शिकायतकर्ता सही भी होगा तो शायद उनको कहीं तकलीफ ना हो। अगर मुख्य आयुक्त या आयुक्त बहुत हिम्मत वाले और कन्विक्शन वाले व्यक्ति हुए तब तो ठीक है, तब तो फिर भी दे देंगे, नहीं तो सोचेंगे यार ये हमारा बजट काट देगा, ये हमारे पैसे कम कर देगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि इसको होम मिनिस्ट्री या तो फिर पीएमओ के अंडर आना चाहिए, जैसे कि, लेकिन ये लोग कहेंगे कि नहीं साहब, महिला और बाल कल्याण जो आयोग है वो महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है, और ये जो SC ST और माइनॉरिटीज आयोग ये सारे सोशल जस्टिस के अधीन आते हैं, तो विकलांगों का क्यों नहीं आना चाहिए? वो तर्क तो है उनका, लेकिन हम लीक से हटकर भी तो काम हमको करना चाहिए, जहां जरूरत हो, नहीं करना चाहिए क्या, है ना? वो भी तो कर रहे हैं ना, इसमें तो पार्शियलिटी कई जगह कर रहे हैं, वो जो बाकियों का नहीं होती। हाँ, सो वी कैन क्रिएट हेल्दी, वी कैन ऑलवेज क्रिएट हेल्दी प्रेसिडेंट्स, ठीक है। अब मैं तुमको 2-3 बातें थोड़ी सी मेरा मन था बड़े दिनों से कहने का, वो कहना चाहता हूं। तब ये रेडियो उड़ान शुरू नहीं हुआ था, और मैंने ये एक तो तुम्हारे यहाँ किसी को कहते सुना कि मेरा संदेश है कि हम सब विकलांग व्यक्तियों के बीच में यूनिटी होनी चाहिए।
लेकिन बात यह है कि जो यूनिटी की बात करते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने ही विभाजन करने का सबसे बड़ा काम किया है विकलांग डिसेबिलिटी कम्युनिटी में, पोलराइज करने का। नेशनल लेवल पर तो किया ही किया, इंटरनेशनल लेवल पे भी किया। तो इसलिए, और वही जब यूनिटी की बात करते हैं तो इट्स अ केस ऑफ द डेविल कोटिंग द स्क्रिप्चर्स है। तो ये मुझे बड़ा अटपटा लगा। इट डजंट लाई इन हिज माउथ टू बी टॉकिंग अबाउट इट। दूसरी बात है जो मैं ये कहना चाहता हूँ, लिस्टर्स को बातों दे निशाना कहाँ लग रहा है, ये पहले की जगह पे ही लग रहा है। दूसरी बात बता दूं कि एक उस जमाने में उसी ग्रुप ने बड़ी हास्यास्पद कुछ मांगे रखी थी, 2-3 बताता हूं तुमको, तुम लोगों को पता रहना चाहिए। और वो ऐसी मांगे कि, और उस समय मुझे बड़ी चुनौतियां दी जाती थी। एक मांग वो क्या थी पता है तुमको? वो कहते थे कि जितने कानून विकलांग व्यक्तियों के विषय में हैं वो सारे एक ही कानून में आने चाहिए। मतलब ये कोई जानकार आदमी होगा, तुम लोग तो बच्चे हो भी, वो हंसेगा इस बात पे कि जैसे नेशनल ट्रस्ट, आरसीआई का कानून, नेशनल ट्रस्ट का कानून, मेंटल हेल्थ का कानून और ये आरपीडी बिल, सब एक ही कानून होना चाहिए, एक ही चीज में आना चाहिए। अच्छा, अब तो मेरा कहना था कि ऐसा कहीं दुनिया में होता है क्या, और होना भी नहीं चाहिए। अब महिलाओं के लिए इस देश में 100 कानून है। महिलाओं के लिए दहेज के ऊपर एक अलग कानून है, घरेलू हिंसा के लिए अलग कानून है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए अलग कानून है ना। उसी तरह लेबर लॉज पे कम से कम तो 100 कानून है लेबर लॉज पे शायद है। तो ये कोई ऐसे थोड़ी है कि एक ही साथ। तो मुझे याद है, आज याद आता है मुझे और हंसी आती है कि जो कॉमन मेल्स में मुझे आप ही के उन्होंने एक मेल लिखा था, इनडायरेक्टली एक वेल्ड थ्रेट दिया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि वो कोट किया था, वो गा रहा है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये जोर देख लिया उनका। एक ही लॉ तो नहीं बन गया क्या एक ही लॉ? आज भी वही 4 कानून है, वो एक लॉ बना भी नहीं और बनेगा भी नहीं। दूसरा वो क्या चाहते थे कि ये जो नेशनल ट्रस्ट है बेचारे, ये इनकी देखो ये क्या चाहते थे। नेशनल ट्रस्ट है, हमारे जो ये बच्चे हैं, जो व्यक्ति हैं, जो नेशनल ट्रस्ट की डिसेबिलिटीज है के लिए है, उनके लिए बना है, उनके लाभ के लिए बना है। उसमें वो चाहते थे कि वो उसमें ब्लाइंड भी शामिल हो, उसमें डिफेंडम भी शामिल हो। उसका उनका एक एजेंडा अलग था। वो क्यों होगा? और उनके जो रिसोर्सेज हैं उनमें हम क्यों कटौती करेंगे, क्यों हिस्सेदार होगा? उनका अलग एजेंडा था, उसकी बात अलग है। तो वो चाहते थे, वो भी उनका नहीं हुआ। ना तो उनका वो सो कॉल्ड 1 लॉ हुआ, ना ये नेशनल ट्रस्ट वाला काम हुआ, ना फिर वो तीसरी एक और चीज चाहते थे कि सारी स्पेशल स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाए। उसमें भी उनका एक हिडन एजेंडा था। और वो बात करते हैं यूनिटी की, उनको शर्म आनी चाहिए। क्या यूनिटी की बात करते हैं? तो खैर जो भी है, ये बातें तो मैंने प्रसंगवश कही है। अब ये जो कहते हैं कि इस बिल में और फरवरी वाले बिल में, 2014 वाले में कोई अंतर नहीं है, ये बात या तो किसी ने बिना समझे बिना पढ़े कही है, या फिर अगर समझ करके कही है तो या फिर जो हमारे विकलांग भाई बहन है उनको गुमराह करने के लिए कही है। इसलिए ये जो 2014 की फरवरी में जो संघर्ष हुआ उसमें निश्चित रूप से उसका फायदा हुआ, ऐसा नहीं। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहना भूल गया और दानिश आप भी पूछना भूल गए। जो 3.3 बहुत महत्वपूर्ण जो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी, उसके बारे में एक बात देखो। जो 2014 फरवरी का जो बिल था, इस बिल में और अब जो बिल आया है इससे अब जो बिल में जो 3.3 है उससे भी हम संतुष्ट नहीं है। मैं भी संतुष्ट नहीं हूं और मैं इस मामले में आइडा के साथ एग्री करता हूं। उस बिल में था कि, अब मैं पूरी तुमको कानून की भाषा तो नहीं बोलता हूं, मैं उस बिल में था कि ये जो विकलांगता के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता, जब तक नहीं हो सकता कि जब तक ये दर्शाया ना जा सके कि वैसा भेदभाव करना किसी वैध लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक उचित साधन था, एप्रोप्रिएट मीन्स था। ठीक है। अब की सरकार ने क्या किया? एप्रोप्रिएट शब्द को हटा के उसकी जगह प्रोपोर्शनेट कर दिया। ठीक है। मतलब अब की सरकार या उसके बाद में जो हुआ, जब आइडा ने, इस ग्रुप ने जब आवाज उठाई तो उसके बाद में ये हुआ प्रोपोर्शनेट मीन्स।
हम ये कह रहे हैं कि ये जो है कि आप सिर्फ इतना ही रखो कि विकलांगता के आधार पर कोई भी किसी विकलांगता के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, यही फुल स्टॉप। ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में राइट देता है। सुनो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल थैंक यू, बहुत सही बात उठाई। सुनो मैं बताऊं, मैं ये कहता हूं कि आप अब आइडा ने एक मांग की है, उस मांग के साथ मेरी सॉलिडेरिटी है। इन्होंने कहा कि आप इसको ऐसे रखो, नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, ठीक है। इसमें अनलेस इट इज शोन, वो सब दिखाने की जरूरत नहीं है। तो या तो वो ऐसे करो। अच्छा, अब ये मांग तो यही है और इस मांग का मैं समर्थन करता हूं। इसमें दो सुझाव और हैं, वो बहस के दौरान आ सकते हैं जी। और वो सुझाव ये हैं कि अगर ये सरकार, या तो सरकार इस जो 3.3 है इसको एकदम ही हटा दे, क्योंकि देखो ये हमको वैसे भी आर्टिकल 14 के तहत अगर ये इस तरह लाती है सरकार और कोई चाहे तो इसको कोर्ट में चुनौती तो दे सकते हैं, और इसकी संभावना है कि ये हमारे पक्ष में निर्णय आए, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो या तो लेकिन सुझाव ये है कि या तो इसको हटाई दे 3.3 को, या अगर ना हटाए तो इसको आगे वाली लाइन हटा दो, आगे वाली लाइन हटा दो, या और आगे वाली आगे वाली लाइन तो हटा दो तो सबसे अच्छा है। तब तो आपको इसको रखो, हम कहते हैं अगर आगे वाली लाइन को हटाते हो तब तो इसको रखो, और आगे वाली लाइन को नहीं हटाना चाहते तो इसको पूरे को ही हटा दो, और अगर पूरे को इसको कुछ एक इन सम फॉर्म अगर रखना चाहते तो इसको ऐसे रखो कि ये थोड़ा कानूनी मुद्दा है, पता नहीं तुमको अभी इमीडिएटली समझ आएगा कि नहीं, इसमें कि नो पर्सन विद डिसेबिलिटी, नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी सब्जेक्ट टू एंड इस तरह से एक फॉर्मुलेशन होगा कि अगर ये मतलब दिस हाउएवर इज शैल बी सब्जेक्ट टू permissible exceptions in accordance with the fundamental right of equality before the law and equal protection of the law। मतलब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप रैशनल क्लासिफिकेशन कर सकते हो, तो मतलब ब्लाइंड बंदा ड्राइवर नहीं बन सकता, ये तो साफ बात है। तो वो उस तरह की रैशनल क्लासिफिकेशन, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर इस तरह से कहते हो ना कि वैध लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, तो ये तो वैध लक्ष्य क्या है ये तो आपने कहीं लिखा नहीं है। बैंक वाला भी बोलेंगे एटीएम नहीं देंगे बाद में। और कोई को, हाँ, ऑफिसरों को, जो ऑफिशियल्स हैं उनको एक हैंडल मिल जाएगा, वो आपके खिलाफ जो है वो कई तरह की जो चीजें हैं वो फिर आपके खिलाफ वो ये सारी जो कहते हैं इसको डिस्क्रिमिनेशन, फिर उनको अनफेटर्ड ज्यूरिसडिक्शन मिल जाएगा कि वो आपके खिलाफ कई सारी बातें फिर कहने लगेंगे ना, आपके खिलाफ नहीं, आपको डिस्क्रिमिनेशन आपके खिलाफ होता रहेगा। तो ये इसलिए ये है कि इस कानून में ये लेकिन अभी जो इस संगठन ने जो मांगे, हाँ एक बात और बता दूं कि कल, अब हमारा समय भी कम है, हाँ, एक सेकंड, कल इस संगठन की ये जो मैंने सूचना है कि ये जो आइडा वाले जो लोग हैं इनकी सरकार के साथ कल फिर बातचीत हो रही है, तो ये सरकार के साथ भी एंगेज किए हुए हैं और प्रतिपक्ष के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी ये संपर्क साध रहे हैं। अब मेरा ये मानना है कि जैसा भी हो, अभी भी इस स्वरूप में भी जो बिल आया है वो कम से कम फरवरी 14 के बिल से तो बेटर है। जैसे हाँ, इस हिसाब से तो इसमें हाँ कुछ चिंताएं जो है वो मैंने तुमको बताई हैं। उम्मीद है कि ये 3.3 स्पेशली ये एक बड़ी चिंता है, ये अगर सॉर्ट आउट हो जाती है तो। सर एक छोटी सी बात जल्दी से बता दें, एक लिसनर का सवाल आया था कि क्या ये जो कैटेगरीज 19 से 21 कही है आपके हिसाब से सही है? नहीं, इसके ऊपर कभी और बात करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मेरे थोड़े में बताना संभव नहीं है। मुझे इसमें कुछ रिजर्वेशंस हैं, जिसने भी की है सवाल उन भाई से या उस बहन से मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें मुझे कुछ रिजर्वेशंस हैं, लेकिन क्यों है कैसे हैं उसके बारे में लंबी बात करनी होगी, इसलिए अभी चूंकि समय कम है, कभी और, क्योंकि दानिश तो कांटेक्ट में है, तो जब भी कभी समय होगा तो इस पे अलग से बात करेंगे। और एक छोटा सा सवाल और ये है कि एक ये सवाल पूछा जा रहा है कि जैसे आपने कहा था कि इन केस अगर गवर्नमेंट किसी अमेंडमेंट को नहीं मानती है तो क्या अभी भी आप इस पक्ष में हैं कि इसको पास हो जाना चाहिए?
वो डिपेंड करता है कि देखिए, अब गवर्नमेंट अगर किसी भी इसको नहीं मानती है तो मेरे हिसाब से ये विधेयक, ये जो विधेयक है, अब मेरे हिसाब से शायद पास हो जाना चाहिए। क्योंकि अब देखो, हाँ, क्योंकि बहुत ये, और बाद में अगर कोई अगर इसमें ऐसा प्रावधान है जैसा कि मैंने बताया 3.3, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देख सकते हैं। उसमें हमारे चांसेस हैं कि हमारे पक्ष में परिणाम आए, मतलब, और अच्छी अगर बहस हो, अच्छा अगर सही चीजें हो, काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये। तो वो है, क्योंकि ये इस बिल को देखो, और ये जो लोग अभी कह रहे हैं ना, वो 14 वाले, और अभी जो ये इसको आज 5:30 जिन्होंने किया, उन लोगों ने तो सबसे ज्यादा अड़ंगा लगाया इस बिल को डिले करने में। जब कमेटी बनी थी, कमेटी के काम में कितना विघ्न डाला, कितना डिसरप्शन किया, वो सब तुम लोगों को पता नहीं है, वो हमें पता है। तो आज के शो में फिर इतना ही। बहुत सारे सवाल मुझे आए थे, लेकिन फिर कभी पिंचा सर ने कहा कि कभी समय की कमी है तो इतनी जल्दी ये टेक्निकल सवाल है, जवाब दिया नहीं जा सकता है। लेकिन अभी जैसे पास होगा तो एक बार फिर से हम हाजिर होंगे बड़ा शो लेके, और एक पूरे आपको बताएंगे कि फाइनल जो बिल है उसमें मोटी मोटी क्या फायदे की हमारे लिए बातें हैं और क्या चिंता की बातें हैं। बहरहाल आज के शो में पिंचा सर आपने समय दिया, और लिसनर्स को लगातार आप एजुकेट कर रहे हो कम्युनिटी में, जैसे घर में हमारे बड़े बच्चों को करते हैं, तो आप अपना फर्ज समझ के हमें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इसके लिए। ये मेरी खुशनसीबी है, और तुम लोगों से जो प्यार मिलता है, जो सम्मान मिलता है, वो मेरा सबसे बड़ा संबल है दानिश। तो मैं आपके श्रोताओं को, आपके श्रोताओं को, सबका शुक्रगुजार हूं। और मेरा यही कहना है कि मैंने निरपेक्ष भाव से, निरपेक्ष तरीके से कहने, हाँ, मेरा एक बायस है और वो रहेगा। मेरा बायस किसी भी कोई पॉलिटिकल पार्टी के प्रति नहीं है। मेरा बायस विकलांग व्यक्तियों के जो लार्जर इंटरेस्ट हैं, उनके जो हित हैं, उनके प्रति मेरा बायस है और रहेगा। बस इतना ही कहना। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और लिसनर्स, अगला शो बिल्कुल तैयार है, लेट्स प्ले 2020। अगर आप कंपैरेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या जनरल नॉलेज से जूझ रहे हैं, तो इस शो को गेम खेलते खेलते आप काफी कुछ सीख सकते हैं। आरजे नरेश बिल्कुल तैयार है। आज के शो में इतना ही, फिर मिलेंगे जैसे ही बिल पास होगा, और फिर हम आएंगे कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक बने रहिए रेडियो उड़ान पर।